हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और हम नेक्स्ट अपने 10 क्वेश्चंस लेंगे। DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम कर रहे हैं और इस सीरीज में हमारी अगली वीडियो है। और आज जो आपके 10 क्वेश्चंस तो होंगे, उसके साथ आपका एक टॉपिक कवर होगा जो है टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। किस किस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में। बेसिकली हम इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो इंडिया पर फोकस करके ही ज्यादा उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये शॉर्ट टॉपिक होगा, वो होगा टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप एक बात कहना चाहूंगी कि साथ साथ आंसर करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग होगी, प्लस आपको ये पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा पानी में हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं पहले की तैयारी से, या पहले की तैयारी से ऊपर गए या नीचे गए। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। तो प्लीज आप अटेम्प्ट जरूर करें सारे क्वेश्चन साथ साथ। और दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सोशल एंड कल्चरल फोर्सेज दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इनमें से कौन सी सोशल और कल्चरल फोर्सेज हैं, ठीक है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक बल हैं ऐसे जो बच्चे की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। पहला है प्री नेटल एंड फैमिली केयर रिसीव्ड बाय द चाइल्ड। तो आपने जो अटैचमेंट थ्योरी पढ़ी होगी बॉल्बी की, उसमें साफ साफ क्लियर कट दिखाया गया है कि किस तरह से जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चे के, जो बच्चे की केयर होती है जिस तरह से फैमिली में, या जिस तरह से वो एंग्जाइटी, सेपरेशन, ये सब फील करता है, तो इन चीजों का बहुत डिपेंड करता है कि उसकी आगे आने वाली जो डेवलपमेंट होगी वो कैसी होगी। साथ ही साथ प्री नेटल यानी कि जो प्रसव पूर्व की अवस्था होती है बच्चे की, उसकी भी, तो ये भी आपका सोशल उसके अंदर आता है। फैमिली केयर इज अंडर सोशल। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय ए चाइल्ड। तो आपको ये पता होगा कि सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है, यानी कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, वो केवल फैमिली तक सीमित ना होकर स्कूल तक पहुंच जाती है और आगे आगे हमारे पूरे सर्कल में फैलती है। तो इस तरह से स्कूलिंग भी जो है सोशलाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी सोशल फोर्सेज है एक तरह की, जो बच्चे की डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। थर्ड है द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप्स एंड कंपनी ऑफ ए चाइल्ड। तो भाई पीयर ग्रुप्स और जो पीयर होते हैं, यानी कि जो बच्चे के सहयोगी या सहपाठी, या फिर आप उसके फ्रेंड्स कह सकते हैं, ये भी एक बच्चे के सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, साथ ही साथ उसके कल्चर एनवायरनमेंट का भी। ओके, तो इनका भी पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे तीनों चीजें ठीक होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, कि भाई 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक होंगे। तो आई होप कि आप लोग भी साथ साथ आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग इमोशनल सोशल डेवलपमेंट्स इन ए चाइल्ड। तो इनमें से कौन सी जो चीज है, स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है अगर हम बच्चे की इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट की बात करें। तो आपने एक पैटर्न समझा कि यहाँ पर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आप सबको पता होगा, हाँ हमें पता है व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, व्हाट इज इमोशनल डेवलपमेंट, लेकिन उनसे ही किस तरह से स्टेटमेंट्स के आधार पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली इट इज टाइम टेकिंग, और थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम की जरूरत होती है। इजी क्वेश्चन से होने में कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। तो भाई बिटवीन एजेस 2 and 6 months, जब बच्चा 2 या 6 महीने के बीच का होता है, इट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स सच एज एंगर, सैडनेस, सरप्राइज एंड फियर। तो 2 से 6 महीने का बच्चा जो है ये सारे चीजें शो करता है। भाई गुस्सा भी आता है उसको, सैडनेस, सरप्राइज, फियर, एक्चुअली यही शो करता है उस टाइम का बच्चा, क्योंकि उसको वो बेसिकली अपनी सेंसेस के थ्रू ही देखता है। उसकी आई, उसकी मतलब उसकी आंखें, उसके कान, ठीक है, वो उसकी जो मोटर डेवलपमेंट होती है उसी पर मेन फोकस होता है बच्चे का, और उसी की तरह वो चीजों को समझता है। कुछ नहीं मिला, भूख लगी है, गिला कर दिया, गुस्सा आएगा, रोने लग जाएगा, ठीक है, एकदम से मम्मी आगे सरप्राइज कर देती है, डर जाएगा किसी और के पास आते ही, या इस तरह की, और उदास भी हो जाता है जब अपना कोई करीबी उससे दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बेबीज कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एनी वे अंटिल द एज ऑफ 1 year। मतलब बच्चे जो है अपने आप को बिल्कुल किसी भी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते जबकि वो 1 साल के नहीं हो जाते। ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है, लैंग्वेज के थ्रू नहीं एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन ये जो सारे एक्सप्रेशंस देते हैं इनके थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं। और इवन एक रोना एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होता है उनका इस टाइम पे, जब वो रोकर बहुत सारी चीजें समझा देते हैं। नेक्स्ट है, टोडलर्स यूजुअली एंटर अनदर इमोशनली रॉकी टाइम बिटवीन द एजेस ऑफ 15 and 18 months। बच्चा आमतौर पर 15 से 18 महीने की उम्र के बीच एक और भावात्मक रूप से चट्टानी समय में प्रवेश करता है। तो देखो ये जो इन्फेंसी का पीरियड होता है 0 से 2 year, पियाजे ने सेंसरी मोटर में भी 6 सब स्टेजेस दी हुई हैं।
तो इस तरह से हर स्टेज में वो एंटर करता चला जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। एक इमोशनली रोकी टाइम होता है 15 से 18 महीने का। मीन्स देखो, जब बच्चा 2 महीने का, क्या बोलते हैं, 2 साल का 1+ हो गया, ठीक है, 12 महीने के बाद जो है 1 साल का बच्चा हो गया, थोड़ी और उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, थोड़ा और उसको एक्सप्लोर करने का वो बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ये चीजें बार बार बढ़ती चली जाती हैं। और इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि नहीं होता है भाई। चट्टानी समय मतलब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजबूत टाइम होता है, ये कहने का मतलब है। सो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों ठीक होंगे, मतलब थर्ड को आप गलत नहीं मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा है, क्योंकि वो ये है कि सब स्टेजेस तो होती हैं इस इन्फेंसी पीरियड में भी, तो उनके थ्रू भी वो आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए 3 से 6 महीने की एक स्टेज हो गई, फिर 6 से 8 महीने की हो गई, 10 से 12 की हो गई, इस तरह से हर स्टेज के अपने अपने कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मॉडर्न डे एग्जामिनेशंस, मतलब आजकल के एग्जामिनेशंस के बारे में बताना है। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अगर हम आज के एग्जामिनेशन सिस्टम CCE पर जाएं, है ना, आप कहोगे कि जी नहीं आज का सिस्टम तो बहुत सुधर गया है, अब तो बच्चों के लिए MCQ है, ये है वो है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ना इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको अभी फिलहाल जो आजकल के वो होते हैं क्रिटिसाइज करना, उनको आलोचनात्मक रूप से सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पर। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत अच्छा रिफॉर्म हो गया उनके अंदर। आपने देखा होगा कि NEP जब आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई है, तो इस पॉलिसी के अपने कुछ फायदे हैं। अभी इस पॉलिसी में कुछ नया आया है, इसका मतलब पहले की पॉलिसी में कुछ कमी थी, तभी तो कुछ नया आया है। और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की इसमें अगेन फिर से बात की गई है। आज भी हम ये मानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि मॉडर्न डे एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो बेसिकली आपका मेमोरी पर बेस्ड है कि आप कितना लिख पाते हैं, बेसिकली आपका मार्क्स बेस्ड सिस्टम है। आज भी 11th 10th हो गया, 12th हो गया, सब पे मार्क्स का कंपटीशन लगातार जारी रहता है। चाहे वो आप पेरेंट्स की बात कर लीजिए, चाहे किसी की बात कर लीजिए, सबका मार्क्स पर ही ज्यादा फोकस रहता है। तो फोकस ऑन द कैपेसिटी टू मेमोराइज बिल्कुल ठीक है, ये भी फोकस ऑन द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, मतलब मेमोराइज करके कितना आप पेपर में लिख पाओगे, रिप्रोड्यूस कर पाओगे, इस पर ही सारा फोकस होता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है हर चीज को। देखो ऑन पेपर तो यही है कि आप ग्रेडिंग कीजिए, ये कर दिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि 10th 12th में मार्क्स पर कितना फोकस है, रिजल्ट्स पर कितना फोकस है, कि नहीं बच्चे के डिस्टिंक्शंस पर कितना फोकस है। इवन केवी में टारगेट रखा जाता है कि हर बच्चे का 78 आना ही आना चाहिए, मतलब ये एक्सपेक्टेशन आज भी गई नहीं है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए राइट काइंड ऑफ ए टीचर। तो एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए, ही और शी डिपेंड्स ऑन मेथड्स, उसको तरीकों पर डिपेंडेंट होना चाहिए, जो भी विधि है उस पर ही डिपेंडेंट रहे। ही और शी स्टडीज ऑल स्टूडेंट्स एज वन एंटिटी, या फिर उसको हर बच्चे को, मान लो आपके क्लास में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, सबको एक ही आइडेंटिटी समझे कि सब एक जैसे हैं, सब में एक जैसे गुण हैं, सब एक तरीके से ही पढ़ते हैं, इस तरह से। सो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो भाई अगर सिर्फ तरीकों पर डिपेंडेंट रहेगा तो कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर की खुद की अपनी क्वालिटीज, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपनी प्रोफेशनल कुछ उसकी क्वालिटीज होती है, एक पैशन होता है, वो सारी चीजें हैं। सिर्फ मेथड्स नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। टीचर का एटीट्यूड होता है, ठीक है, स्कूल का सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो स्टूडेंट्स सबको एक जैसी आइडेंटिटी नहीं समझना चाहिए। अगर एक जैसी आइडेंटिटी समझोगे तो स्लो लर्नर के साथ भी एक जैसा बिहेव करोगे, जो अचीवर्स हैं उनके साथ भी, क्रिएटिव के साथ भी, गिफ्टेड के साथ भी, विजुअली चैलेंज के साथ भी, आप सभी के साथ एक जैसा बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा। आपको यहाँ पर वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और एक्टिविटीज लानी पड़ेगी बच्चों के लिए, ताकि उनको उनके तरीके से समझ आए। तो नीदर वन नॉर टू, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दोनों ही बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज और आर करेक्ट। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या, आज हम इन्हीं एजुकेशनल सिस्टम्स को समझने वाले हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स किस किस तरह के होते हैं इंडिया में। सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में पूछा है। इट इज फ्लेक्सिबल करिकुलर मेथोडोलॉजी, इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है, मेथोडोलॉजी होती है। इट डज नॉट रिक्वायर स्टूडेंट्स अटेंडेंस डिक्रीजिंग द कंटेक्ट बिटवीन अ टीचर, और इसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता कि स्टूडेंट की अटेंडेंस कितनी है या फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच कॉन्टैक्ट कितना है, ये सब। तो देखिए नॉन फॉर्मल जैसे इग्नू है, ठीक है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। अभी लास्ट में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में।
तो वो एक इस तरह से है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, करिकुलम भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ठीक है, और कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, मेथड्स अलग हैं, और टीचर और स्टूडेंट मिले चाहे ना मिले एग्जाम से आप पास हो ही जाते हो, तो अटेंडेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारा होता है, तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन नॉन सिस्टम में। नॉन फॉर्मल मीन्स जो फॉर्मल नहीं होता, जो ओपन डिस्टेंस और लर्निंग्स आप लोग करते हैं वो सब नॉन फॉर्मल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड के इनमें से क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड ना, जैसे मेरा एक एटीट्यूड बना हुआ है, मान लीजिए मैं अब क्या बताऊँ, हाँ जैसे मैं कहती हूँ कि ओपन एजुकेशन सिस्टम है, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे रेगुलर ही पसंद है, और शुरू से मेरे साथ ऐसा ही रहा है, मेरे को नहीं पसंद ये ओपन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद लाइफ के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, आप हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, मतलब ये सारी चीजें हर पर्सन की अपनी अपनी अलग होती है। ये कुछ एटीट्यूड, आपका अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, तो ये बताना है कि कौन से कंपोनेंट एटीट्यूड के अंदर आते हैं। ओके, तो पहला बिहेवियर एक्ट बिल्कुल आएगा भाई, आपका बिहेवियर, आप किस तरह से एक्शन करते हैं वो आपके एटीट्यूड को दर्शाता है। फीलिंग एलिमेंट, आप किस तरह का फील करते हैं, मैंने बताया ना नेगेटिव पॉजिटिव, अभी ग्लास वाली बात है ना, किसी को आधा भरा दिखाई देगा, किसी को आधा खाली, तो वो भी है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड नॉलेज, ठीक है, अब ये भी चीजें हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आलोचनात्मक चीजें जब आप करते हैं। अब देखो एटीट्यूड के अंदर बेसिकली आपका अफेक्टिव डोमेन जिसकी आप बात करते हो ना, अफेक्टिव डोमेन प्लस कॉग्निटिव डोमेन की दो चीजें, अफेक्टिव की तो आपकी फीलिंग्स और आपका बिहेवियर हो गया, तो बिहेवियर और फीलिंग तो मैंने बता दिया। अब बात है क्रिटिकल थिंकिंग नॉलेज, तो बेसिकली अफेक्ट जो आपका कॉग्निटिव सिस्टम है जिसमें आपका नॉलेज और आपका बिलीफ सिस्टम आता है, ठीक है, ये भी एटीट्यूड का पार्ट होता है, तो यहाँ पर नॉलेज करेक्ट होगा, क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर नहीं आएगी, ये एप्टीट्यूड का पार्ट है आपका, ठीक है। देखो एक तो होता है एटीट्यूड और एक होता है एप्टीट्यूड। जैसे एप्टीट्यूड मीन्स आपका साइंस और मैथ में कैसा एप्टीट्यूड है, आपको उसकी नॉलेज कितनी जबरदस्त है, आप वहां पे कितना क्रिटिकली थिंकिंग कर पा रहे हैं ना, जो जितना ज्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहा है उसका उधर से एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कंटेंट से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर, लेकिन एटीट्यूड बेसिकली अपॉन योर बिलीफ सिस्टम, आपकी नॉलेज क्या कहती है, उस नॉलेज के ऊपर आपकी फीलिंग्स क्या कहती है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉम्पोनेंट होंगे, बिहेवियर, फीलिंग, एक्साइटमेंट और नॉलेज। नॉलेज तो ज्ञान है ना आपका, वो ज्ञान आपका इमोशनल उसमें भी हो सकता है कहीं भी। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा क्योंकि वो एप्टीट्यूड का पार्ट हो जाता है एक तरह से। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही होंगे, 1, 2, 4, यस, सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये हमारा 6th क्वेश्चन हो गया है। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू टॉरेंस एंड मायर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज और आर एप्लीकेबल टू टीचर्स हु वांट टू प्रमोट क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। तो इनमें से इनके अकॉर्डिंग कौन से टीचर्स पर अप्लाई होता है जो क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं बच्चे के अंदर। देखो अब तुम नाम पे मत जाना, जैसे कि यहाँ पर है, चलो मैंने नहीं सुना टॉरेंस और मायर्स के बारे में, आपने भी नहीं सुना है ना, हम हर साइकोलॉजिस्ट को नहीं पढ़ सकते किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि टीचर जो क्रिएटिविटी प्रमोट करना चाहते हैं बेसिकली ये है, तो कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। रिस्पेक्टिंग इमेजिनेटिव एंड अनयूजुअल आइडियाज, बिल्कुल, क्योंकि हम क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, रचनात्मकता मतलब नयापन। तो नयापन कैसे आएगा, जब आप कुछ इमेजिनेटिव चीजें लेकर आएंगे, कुछ ऐसा जो किसी ने ना देखा हो, कुछ ऐसा जो साधारण ना हो, असाधारण हो, तो बिल्कुल होगा। एनकरेज करेंगे बच्चों को कि वो सेल्फ इनिशिएटिव लर्निंग, अपने आप से काम करें, अपने आप करेंगे तभी तो उनके पास इमेजिनेशन होगी, तभी उनके पास अनयूजुअल आइडियाज आएंगे। लिंकिंग असेसमेंट विद कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस, उसके बाद है कि जो इनके परिणाम है, कारण और परिणामों को मूल्यांकन को जोड़ना, बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर बच्चों को यही नहीं पता कि ये किसकी वजह से हुआ है तो वो क्रिएटिविटी कैसे करेंगे ना, उनकी सोच क्रिएटिव हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, 1, 2 and 3। तो 7th का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनैलिटी की, तो मतलब आपकी व्यक्तित्व की कौन कौन सी यहाँ पर वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताना है। ईच पर्सन पर्सनैलिटी इज यूनिक, हर बंदे की पर्सनैलिटी यूनिक होती है, बिल्कुल ठीक है भाई, अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, आप जितने भी देख रहे हैं आप सबकी अलग अलग है। पर्सनैलिटी एक्ट्स एज ए ज्वाइंट होल, पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल एक पूरे ज्वाइंट होल की तरह काम करती है, मीन्स अपने आप में एक संयुक्त पूर्ण के रूप में कार्य करती है पूरी पर्सनैलिटी, मतलब आपका हर सब कुछ, आपके इमोशनल बिहेवियर, आपका बिलीफ, सब कुछ एक साथ मिल जाता है तो पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है पर्सनैलिटी स्टैटिक नोट डायनेमिक,
यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो स्टैटिक है, बिल्कुल स्थिर है, गतिशील नहीं है। तो आपको ये बताने की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो पहली बिल्कुल होगी, और बिल्कुल एक होल के रूप में पर्सनैलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरा सोशल कुछ लेवल अलग है, इमोशनल कुछ अलग है, तो ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ऐसा नहीं होता। इन सबको मिला के एक चीज आपकी पर्सनैलिटी बनती है। अब थर्ड है कि स्टैटिक होती है, डायनेमिक नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा जिंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, हमारी एजुकेशन के थ्रू चेंज आता है, हमारे बिलीफ सिस्टम के थ्रू चेंज आता है, हमारे सोशल एनवायरनमेंट के थ्रू, कल्चर एनवायरनमेंट के थ्रू चेंज आता है। तो इट्स डायनामिक, इट्स नॉट स्टैटिक। तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, 8th क्वेश्चन भी आपका हो गया। नाउ कम्स टू द 9th क्वेश्चन। Which of the following is true about the indigenous education system in India in early 19th century? तो जो 19th century थी, अर्ली 19th century यानी कि 1900 से लगा लो स्टार्ट, 1901, 1902, 1920-30 तक लगा लो। तो उसमें बेसिकली क्या था, क्या स्वदेशी शिक्षा के बारे में क्या तथ्य है। स्कूल्स वर रन विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लोकल रिच मैन, की जो स्थानीय अमीर लोग थे उनके योगदान से स्कूल चल रहे थे। उसके बाद है करिकुलम फोकस्ड ऑन क्लासिकल लैंग्वेज एंड क्लासिकल ट्रेडिशंस, तो क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल ट्रेडिशनल पर चलते थे स्कूल। तो दोनों ही बातें सही हैं। बेसिकली स्कूल जो है आसपास के जो भी अमीर लोग थे वो डोनेशंस करते थे, इस तरह से स्कूल चलते थे। कोई प्रॉपर ऐसी गवर्नमेंट का प्रॉपर सपोर्ट वहां पर स्कूल्स को नहीं था। कई स्कूल बहुत दूर दराज के गांव में चलते थे, जहाँ पे आपने कुछ ये दे दिया, आपने कुछ वो दे दिया, इससे एक पूरा स्कूल खड़ा हो गया, एक टीचर पढ़ाने आ रहा है, इस तरह से। फिर करिकुलम जो है क्लासिकल लैंग्वेज में बिल्कुल फोकस था, वहां पर संस्कृत होगी, तमिल वगैरह, ये सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उन पर फोकस था अपनी पर, क्लासिकल ट्रेडिशंस पर भी था। मतलब धीरे 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 ये चेंजेस आते गए कि हम थोड़ा सा और वेस्टर्न मॉडल की तरफ जाते गए। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है बिल्कुल। तो 9th का डी होगा ऑप्शन यहाँ पर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are the characteristics of sensory motor stages of Piaget's theory of cognitive development। देखिए पियाजे के बारे में मैंने पूरी चारों स्टेजेस प्लस में एक यानी कि 5 वीडियोस मैंने बना रखी है पियाजे पर। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, पेडागोजी एंड साइकोलॉजी की, वहां मिल जाएगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। उनको पढ़िए, वो बहुत अच्छे से मैंने वीडियोस प्रिपेयर की हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां से पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो ये पूछा है सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में पूछा है अकॉर्डिंग टू पियाजे, है ना। तो पियाजे के हिसाब से बताना, अपने हिसाब से नहीं बताना है। पहला है नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, कि जो सेंसरी मोटर पीरियड होता है यानी कि 0 से 2 साल का जो पीरियड होता है, बच्चे को जो एक्चुअल रियलिटी होती है नहीं पता होता है। एक्चुअली मतलब वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव मीन्स जो है वो है, ओके। जो एक्चुअल वास्तविकता होती है उसको नहीं पता होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। बच्चा यहाँ पर बेसिकली अपनी जो सेंसरी चीजें हैं, जैसे आईज हो गई, नोज हो गई, ठीक है, कान हो गए, उसके हाथ पैरों की मूवमेंट होगी, इन सब के थ्रू ही अपनी नॉलेज ग्रैस्प करता है। तो उसको जो है ऑब्जेक्टिव एक्चुअल रियलिटी उसको नहीं पता होती क्या होती है, ठीक है, उसको आइडिया नहीं है। नो लैंग्वेज एंड नो थॉट प्रोसेस नहीं होता है यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा ये भी। लैंग्वेज आ बा ये छोटी बैबलिंग वगैरह होती है, पर एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं आती है, और थॉट भी यहाँ पे नहीं होता है। पियाजे ने कहा था कि यहाँ जो सेंसरी मोटर के बच्चे होते हैं वो अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, उनके हेड में कुछ नहीं चलता है, बेसिकली उनकी आईज में, ईयर्स में, हैंड्स में, पैर में, इन सब में मूवमेंट होती है और इन्हीं के थ्रू वो सोचते हैं। ये पियाजे का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटीज, पियाजे ने कहा था जो भी उनकी इंटेलिजेंस है वो सारी रिलेटेड होती है मोटर एक्टिविटीज से, ठीक है। जैसे वो ए नोट बी सर्च एरर की बात है, एक सामान को ढूंढना, मम्मी ने हाथ से उठाकर पीछे छुपा दिया, हाथ की मूवमेंट देखी, फिर अपने आप को देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी हैं, फिर देखा इधर। तो पियाजे ने इन सबको मोटर एक्टिविटीज से रिलेट किया था कि ये जो भी इंटेलिजेंस बच्चा शो करता है ये मोटर एक्टिविटीज के थ्रू ही शो करता है। तो यहाँ पर तीनों ही ठीक होंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, क्वेश्चंस वर वेरी गुड, मुझे बड़े अच्छे लगे क्वेश्चंस, जिनमें मतलब मैं कहूँगी मॉडरेट थे, ना ज्यादा मुश्किल थे ना ज्यादा आसान थे। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे। लेकिन आपकी तैयारी थोड़ी बीच में है, ना इधर है ना उधर है, मतलब ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी है, तो आपके लिए थोड़ा मॉडरेट लेवल है, और डिफिकल्ट उनके लिए है जिनके लिए बिल्कुल, जिनको आता ही नहीं है। ओके, अब हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो एक टॉपिक मुझे आपको कराना है आज। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन। देखो इंडिया में बेसिकली ये 3 एजुकेशनल प्रोग्राम्स ही फॉलो किए जाते हैं, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन आ गया, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम। बेसिकली आप इनको ये बोल सकते हैं
टाइपोलॉजी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, है ना। टाइपोलॉजी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन के सिस्टम भी हैं, इनके बारे में भी आ सकता है। NIOS में भी दिया हुआ है या फिर आप कुछ और कहीं और भी दिया होगा, मतलब पढ़ सकते हो कहीं और से भी। बेसिकली आपको 2-4 चीजें जाननी यहाँ पर बहुत जरूरी है जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। देखो फॉर्मल क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल स्कूलिंग होती है, रेगुलर स्कूल जो जाते हैं बच्चे, दिस फॉर्मल, ठीक है। उसके बाद रेगुलर कॉलेज जो जाते हैं वो भी फॉर्मल है। फॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही फिक्स्ड चीजें चलती हैं, ठीक है। आपका एक फॉर्मल सिस्टम होता है, फिक्स्ड करिकुलम होता है, फिक्स्ड सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। आपकी यहाँ पर अटेंडेंस, आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी होती है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ऐसा बोला जाता है। अभी शायद 85 हो गई तो आई डोंट नो। फिर उसके बाद यहाँ पर टीचर्स को रेगुलर स्कूल आना जरूरी है। टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन होना यहाँ पर जरूरी है, उन लोगों के बीच कम्युनिकेशन यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, आपके प्रॉपर पीरियड्स का टाइम है। जैसा हमने कहा ना RT एजुकेशन एक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो RT एजुकेशन एक्ट क्या कहता है ना, जो सारी चीजें कहते हैं स्कूल में फॉलो होंगी या प्रॉपर एक्चुअली फॉलो होती हैं। कॉलेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए जो रेगुलर होते हैं, बेसिकली वो सारे इस फॉर्मल सिस्टम के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका अपना एक सिस्टमैटिक चीज होती है, एक कहते हैं बहुत ही ऑफिशियल चीजें होती है। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी ढिलाई नहीं कर सकते, आप सिस्टम के यहाँ पे अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं कि भाई ये सिस्टम है तो अब इसके अगेंस्ट चले जाएंगे, नहीं हम तो आएंगे, हमारी जब मर्जी होगी हम स्कूल आएंगे, जब मर्जी नहीं होगी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही फिक्स्ड चीजें होती है यहाँ पर, और ये बहुत ही फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसमें आपके स्कूल आ गए। बेसिकली आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। जब नॉर्मल स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं जो बेसिकली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट होते हैं, जो फॉर्मली ओपन हो रखे हैं, तो ये सब फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। अब बात करते हैं हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। अब फॉर्मल का बिल्कुल उल्टा तो नहीं कहूंगी नॉन फॉर्मल, लेकिन नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए नॉन फॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, नॉन फॉर्मल में आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी इग्नू का, ठीक है। उसके बाद NIOS का ले लीजिए आप, या फिर ओपन स्कूलिंग का ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, NIOS हो गया, इग्नू हो गया, ओपन स्कूलिंग हो गया। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब यहाँ पे भी सिलेबस करिकुलम सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको अगर एग्जाम मान लीजिए इग्नू में जून में नहीं देने तो आप दिसंबर में दे दीजिए, आपने दिसंबर में भी नहीं दी तो आप अगले जून में दे दीजिए, मतलब आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्चुअली ये नॉन फॉर्मल सिस्टम क्यों आया था, क्योंकि देखिए इंडिया में पहले से बहुत पॉवर्टी है। पॉवर्टी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एजुकेशन तक रीच नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी में स्कूल नहीं जा सकते, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा होटल्स में काम करते हैं। वैसे तो इनफॉर्मली हम कहते हैं कि नहीं भी, ऑफिशियली ये है कि नहीं बच्चे काम नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे अंदर ही अंदर चीजें चलती रहती हैं। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इसीलिए आया था कि ये लोग अगर फॉर्मल स्कूल्स में नहीं जाते हैं, रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं या रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम आए कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार ये पढ़ाई कर सकें। अब अगर मान लीजिए कोई 35 साल में, जो मान लीजिए इसने 20 साल में पढ़ाई छोड़ दी हो, वो 35 साल में कहता है कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, तो वो इग्नू से कर सकता है। कोई ऐसा है नहीं कि ब्रेक हो गया तो नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू से आप कितनी ही लेट आप बहुत सारी चीजें, इवन मैंने देखा है कि 40-45 प्लस लोग भी MEd MA एजुकेशन करते रहते हैं इग्नू से या किसी को भी ओपन यूनिवर्सिटी से। तो ये सब फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन रेगुलर होना कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर जो है आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने कोर्सेज चूज कर सकते हैं, अपना सिलेबस चूज कर सकते हैं, अपनी मतलब अपने कोर्सेज को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये नॉन फॉर्मल सिस्टम होगा। अब बात आते हैं आखिर में इनफॉर्मल सिस्टम के ऊपर। तो देखो इनफॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, बेसिकली जितनी भी स्किल्स होगी या फिर आपका जो एटीट्यूड है या फिर जो भी चीजें आप सीखते हैं, कस्टम्स हो गए, आपके रीति रिवाज हो गए, ये जितने भी आप अपनी फैमिली से सीखते हैं या फिर अपने सोशल एनवायरनमेंट से सीखते हैं या फिर जहां भी आप रहते हैं वहां से सीखते हैं, ये सारा इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। क्योंकि एजुकेशन तो यहाँ पर भी हो रही है, आपको स्किल्स मिल रही है, कुछ ना कुछ आपको जीवन जीने की कला मिल रही है, आपको लाइफ स्किल्स के बारे में पता चल रहा है, तो ये सारा इनफॉर्मल सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, तो इनफॉर्मल बेसिकली जो आपकी फैमिली से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, रिलेटिव से मिलता है, ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल अनौपचारिक है।
आप इनसे जिस तरह की बातें करेंगे, आप ऐसी बातें औपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा में नहीं कर सकते। ऑब्वियसली गैर औपचारिक में जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन अनौपचारिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि भाई एग्जाम चल रहा है और आपको ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। जैसे कि ये ना कि चीटिंग आप फॉर्मल में भी नहीं ले जा सकते, आप गैर और नॉन फॉर्मल में भी नहीं ले जा सकते, पर घर पे आप अगर कैट टेस्ट दे रहे हैं, आप नॉर्मली चीटिंग कर लेंगे तो भी आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे झेलने नहीं पड़ेंगे, मतलब करनी नहीं चाहिए, बट ऐसे बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो भी हम अपनी फैमिली से, हम रोज डे एवरीडे लाइफ से जो भी चीजें सीखते हैं वो सारा इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। फॉर्मल मीन्स जो आपका रेगुलर होता है, नॉन फॉर्मल आप ओपन वगैरह से समझ लीजिए, ओपन एजुकेशन सिस्टम्स जो होते हैं वो, और इनफॉर्मल मतलब जो अनौपचारिक, जो हमारे परिवार, सोशल एनवायरनमेंट, इन सब चीजों से रिलेटेड होता है। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल के बारे में आपको क्लियर कट पता चल गया होगा, आई होप सो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।